नमस्कार। अग्रणी वार्ता के इस अंक में मैं सुजय सिन्हा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा हमने तय किया था कि इस अंक में हम बिहार चुनाव के सीटों के संभावनाओं के बारे में विश्लेषण करेंगे। आप मेरे विचार से सहमत और असहमत हो सकते हैं। मैं पूर्वाग्रह से युक्त हूं या मुक्त हूं, ये समझने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं, जो भी विश्लेषण देने जा रहा हूं, वो तथ्यों, आंकड़ों के आधार पे देने जा रहा हूं। आशा है आपको पसंद आएगा। जैसा मैंने बताया था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच केवल 0.03 का अंतर था और 11,150 वोट से ही एनडीए आगे थी महागठबंधन से। लेकिन जब से पुनर्लामबंदी हुई, जब से रीअलाइनमेंट हुआ और वीएसआईपी महागठबंधन की ओर चली गई और एलजेपी और आरएसएलपी ये एनडीए की तरफ आ गए, तो उसके बाद से जो आज की स्थिति है, आज की स्थिति में जो एनडीए है वो महागठबंधन से वोट के मामले में अगर देखा जाए तो 18,59,494 वोट से आगे है और अगर प्रतिशत में देखा जाए तो लगभग 4.5% आगे है। तो आप समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब ये 0.03 का जब अंतर था, तब एनडीए महागठबंधन से 15 सीटें आगे थी। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि जब आज की तारीख में ये 4.5% वोट से आगे है, तो सीटों की संख्या में कितने का अंतर हो सकता है। यहां तक कि जो लोकसभा चुनाव 2024 के हुए, उसमें एनडीए महागठबंधन से 7.36% वोटों से आगे थी। तो अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इस समय एनडीए का पक्ष ज्यादा सशक्त लग रहा है और संभावना ये हो रही है कि संभवतः एनडीए जो है वो विजयी होगी। अगर हमने मार्जिन का भी, अंतर का भी अध्ययन किया था, विश्लेषण किया था, और तब मैंने बताया था कि महागठबंधन के 5% के अंतर से जीते हुए सीटों की संख्या 38 है और 10% तक, 0 से 10% तक जीते गए सीटों की संख्या कुल 61 है। जबकि एनडीए जो है वो 0 से 10% के बीच में उसकी 76 सीटें हैं। लेकिन रीअलाइनमेंट के बाद क्योंकि एनडीए मजबूत हुई है, इस कारण से ऐसा लगता है कि संभवतः ये जो 61 सीटें हैं महागठबंधन की, वो खतरे में है। 10% से ज्यादा सीटों का ये 10% से ज्यादा के अंतर से जो निर्णय हुआ था, उसमें एनडीए और महागठबंधन दोनों के बराबर बराबर सीटें थी, 49-49। तो ये एक छोटा सा विश्लेषण था कि आंकड़ों के नजरिए से अभी क्या स्थिति है एनडीए और महागठबंधन की। लेकिन केवल आंकड़े और तथ्य जो हैं वो पर्याप्त नहीं होते हैं पुराने। देखा यह जाता है कि आज का वातावरण कैसा है, आज की परिस्थिति कैसी है, और तब इन दोनों को कोरिलेट करके, डेटा और आज के सिचुएशन को कोरिलेट करके एक संभावना व्यक्त की जा सकती है। इससे पहले कि मैं कुछ वातावरण के बारे में बात करूं, मेरे कुछ यक्ष प्रश्न आपसे भी हैं और मेरे प्रश्न के उत्तर में जो आपका उत्तर होगा
वही इस चुनाव का संभावित परिणाम होगा। मेरा पहला प्रश्न है कि मान लीजिए किसी परिवार को चलाने के लिए 500 रुपए की आवश्यकता है और उस परिवार में 2 बच्चे हैं। एक बच्चा 150 से 200 रुपए कमा के लाता है और दूसरा बच्चा ढेला भी नहीं कमाता है। लेकिन दूसरा बच्चा ये कहता है कि मैं 500 रुपए कमा के दे सकता हूँ। हो सकता है उसमें क्षमता 500 रुपए कमाने की हो सकता है उसके अंदर 5 रुपए कमाने की भी क्षमता ना हो। तो ऐसी स्थिति में अगर घर का मुखिया तय किया जाना है, तो आप किस बच्चे को चुनेंगे? वो बच्चा जो 100, 150, 200 रुपए लाके दे रहा है, या वो बच्चा जो बिल्कुल अभी कुछ भी नहीं दे रहा है और केवल उसके पास कुछ भी है तो केवल उम्मीद जगाने के लिए विचार हैं और कुछ नहीं है। दूसरा मेरा प्रश्न है कि राज्य के कार्यक्रमों का नेतृत्व कौन करता है? मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री? उप मुख्यमंत्री तो संवैधानिक पद भी नहीं है। तो क्या कोई उप मुख्यमंत्री पूरे कार्यक्रम का संचालन करवा सकता है? क्या उप मुख्यमंत्री को किसी बात की क्रेडिट दी जा सकती है? ये आपको तय करना है। तीसरा मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि आज से 20 से 25 वर्ष पहले बिहार में जातिवाद था या जाति उन्माद था? अब आज की तारीख में जाति का स्वरूप कैसा है? जातिवाद का स्तर क्या है? उन्माद है, मध्यम है जातिवाद, या बहुत कम है जातिवाद? इसके अलावा एक पांचवा जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि जो पलायन कर रहे हैं, पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है बिहार की। तो जो लोग पलायन करते हैं, बाहर के प्रदेशों में जाते हैं, उनमें जाति बंधन कितना है? बहुत, मध्यम या कम? अब हम जानेंगे कि 20 वर्ष पहले का वातावरण कैसा था। हिंसा तब भी होती थी, हिंसा आज भी होती है, हिंसा अन्य प्रदेशों में भी होती है। लेकिन उस समय क्या भय और आतंक का माहौल था? भय और आतंक का वातावरण था? क्या भय और आतंक का वातावरण आज नहीं है? पहले मान लीजिए किसी गांव या शहर में कोई भी हत्या होती थी तो बिल्कुल आतंक फैल जाता था। आज के दिन की स्थिति क्या है? अगर किसी गांव में या शहर में हत्या होती है तो वो क्या केवल एक समाचार रहता है, या उतना ही आतंकित आप होते हैं जितना आप पहले होते थे? मेरा अगला प्रश्न है कि क्या बिहार में विकास का आगमन हो गया है? विकास में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, सड़क, बिजली, पानी और भी कुछ सुविधाएं, शौचालय, वैसी स्थिति में आप क्या सोचते हैं कि क्या बिहार में आगमन हुआ है और क्या इसकी निरंतरता बनाए रखनी चाहिए, या किसी को नया अवसर दिया जाना चाहिए जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि आगे क्या होगा? मेरा अगला जो प्रश्न है कि अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं और वो आपको कहीं उद्योग धंधों में लगाना है, तो आप किस राज्य में जाना पसंद करेंगे? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात, और क्यों? व्यक्ति वहीं अपना पैसा लगाना चाहता है जहां पे कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी हो, भय का वातावरण ना हो। तो क्या आपका उत्तर बिहार के प्रति है हाँ के लिए? संभवतः नहीं। बिहार को आतंक से मुक्ति तो मिली है, लेकिन क्या बिहार पूरी तरह से भयमुक्त है? इस प्रश्न का जवाब आपको खोजना है, और आपके जो भी उत्तर होंगे इन प्रश्नों के अपेक्ष सापेक्ष में, वही इस चुनाव के नतीजों को, परिणामों को सामने लाएंगे।
परिणाम के लिए सबसे पहले हमें यह देखना है, डेटा तो कह रहा है कि एनडीए का पक्ष जो है वो काफी सशक्त है और एनडीए की संभावना ज्यादा है। अब हमें देखना है कि राज्य का राजनीतिक वातावरण कैसा है। क्या राज्य में बहुत उथल-पुथल है? राज्य में भय है, आतंक है? क्या विकास कार्य बिल्कुल अवरुद्ध है? क्या भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है? या भ्रष्टाचार कम है लेकिन भ्रष्टाचार अब महंगी हो गई है? आपको यह भी तय करना है कि विपक्ष की भूमिका कैसी रही है। महागठबंधन जो 2020 के चुनाव से पहले जितना सशक्त था, क्या वो आज इतना सशक्त है? क्या जो महागठबंधन के मुख्य घटक हैं, उनका परस्पर तालमेल अच्छा है? क्या राजद और कांग्रेस के बीच में विश्वसनीयता का प्रश्न नहीं है? क्या कांग्रेस कल को बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है? इस कारण से कांग्रेस को थोड़ा चुनाव के प्रति उदासीन देखा गया है। क्या जो वामपंथी दल हैं, उन्होंने विचारधारा की लड़ाई लड़ी है? क्या उन्होंने प्रदर्शन और आंदोलन किए हैं? क्या उन्होंने गरीबों के अधिकार की लड़ाइयां लड़ी हैं? और जो एक और जो पार्टी है, जो अभी महागठबंधन में आई है, क्या उसने अपने जाति के लोगों के लिए, उनके उत्थान के लिए कुछ काम किया है? लोग जो जातिवादी पार्टी बनाते हैं, क्या वो अपने लोगों के उत्थान के लिए कुछ सोचते हैं? उसके बाद हम देखेंगे कि जो युवा वोटर है, युवा वोटर अब जाति से उदासीन होता जा रहा है। शहर में ये प्रक्रिया ज्यादा तीव्र है, गांव में ये प्रक्रिया थोड़ी धीमी है, लेकिन ये है कि जाति का उन्माद अब वैसा नहीं रह गया है जैसा पहले हुआ करता था। अब हम देखेंगे कि नीतीश और नितिन फैक्टर कैसा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में नितिन गडकरी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बिहार में क्या-क्या योगदान दिया, कितना विकसित किया बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को। क्या बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है? और यदि आ रहा है तो ये एनडीए के लिए सकारात्मक है, महागठबंधन के लिए नकारात्मक है। क्या जनता के बीच में आक्रोश है? बेरोजगारी हर चुनाव में एक मुद्दा है, लेकिन ये बहुत सही है कि कोई भी सरकार आपको रोजगार नहीं दे सकती है। हाँ, सरकार का काम रोजगार के अवसर को सृजित करना है, वातावरण बनाना है। लेकिन कोई भी सरकार जो दावा करती है कि वो सरकारी क्षेत्र में या निजी क्षेत्र में आपको नौकरियां दे देंगी, तो वो केवल कोरी कल्पना है, गपबाजी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चाहे वो केंद्र की सरकार हो या किसी भी प्रदेश की राज्य सरकार हो। ठीक है। उसके बाद आता है कि उम्मीदवारों का चयन कैसा हुआ। हर पार्टियों में उम्मीदवारों का चयन एक बहुत ही जटिल समस्या होती है और हर पार्टी में लोग बागी बनते हैं। फिर उनको मैनेज किया जाता है, उनको समझाया जाता है, पार्टी के मुख्य धारा में दोबारा उनको लाया जाता है। तो ये काम किस पार्टी ने कितना किया है, किस पार्टी का संगठन कितना सक्षम है, और इसमें लगता है कि एनडीए का पलड़ा भारी है। इसके अलावा जो सबसे मुख्य घटक है महागठबंधन का, राजद के घर के अंदर में अंतरकलह है। तो क्या जनता इसे भी गौर से देख रही है? इसके बाद आता है कि मुस्लिम वोटर किस ओर हैं। देखने से तो ऐसा लगता है और सर्वेक्षणों में भी आया है कि मुस्लिम वोटर ज्यादातर महागठबंधन की तरफ है। इसके बाद वो ओवैसी की पार्टी की तरफ है, एआईएमआईएम की तरफ, और उसके बाद जनसुराज की तरफ है। तो क्या आपको लगता है कि एनडीए को मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा? इसमें भी एक टर्निंग पॉइंट है। अगर आप देखेंगे कि चुनाव में किसे वोट डालना है, ये सबसे अंतिम दिन तय होता है। लोग चुनाव के पहले की जो रात्रि होती है, कहते हैं कि वो कयामत की रात होती है।
और वहां पे ये निर्णय हो जाता है कि सामूहिक रूप से किधर जाना है। अगर मुस्लिम वोटरों को ऐसा लगा कि राजद का महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाएगी, तो ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः जो पसमानदा मुस्लिम वोट है वो वापस नीतीश कुमार की तरफ जाएंगे। हो सकता है सीमांचल में ना जाए, लेकिन जो बिहार के अन्य इलाके हैं जहां 75% मुस्लिम आबादी है, वहां पसमानदा मुसलमान नीतीश की तरफ जा सकते हैं। तो इन अगर हम कारकों पे ध्यान रख करके और ये जो डेटा हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उनको ध्यान में रख करके कुछ संभावनाएं तलाशें, तो वो संभावना कुछ इस प्रकार से निकलती है। मैंने जैसा पहले कहा है आपसे कि आप मेरे विचार से, मेरे विश्लेषण से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन इतना तो जरूर है कि मेरे विचार से आपको निर्णय लेने में कुछ सुविधा अवश्य होगी। विश्लेषण के आधार पे जो सीटों की संख्या और परिस्थितियों के हिसाब से जो सीटों की संख्या नजर आती है, ऐसा लगता है कि बीजेपी को 75 से 80 सीटें मिलेंगी, और यदि बीजेपी बहुत अच्छा करती है तो 80 से 85 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। जनता दल यूनाइटेड को जो नुकसान हुआ था, वो रीअलाइनमेंट की वजह से सारा नुकसान उनका दूर होगा और वो 70 से 75 सीटें जीत सकती हैं। अगर वो बहुत अच्छा करती हैं तो 75 से 80 सीटों तक जा सकती हैं। जो एनडीए की और जो 3 घटक हैं, एलजेपी, हम और आरएलएसपी, वो 12 से 15 सीटें जीत सकती हैं, और अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हैं तो 15 से 20 सीटें जीत सकती हैं। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि एनडीए 157 से लेकर के 170 तक सीटें जीत सकती हैं, और यदि उन्होंने माइक्रो लेवल पे अच्छा मैनेज किया तो वो 170 से 185 सीटें जीत सकती हैं, वहां तक वो जा सकती हैं। अब आता है जन स्वराज। ऐसा प्रतीत होता है कि जन स्वराज का जो एक हाइप बिहार में बना था, वो इलेक्शन आते आते फूटता हुआ नजर आया, और प्रशांत किशोर जी के चुनाव न लड़ने के कारण, या तो उन्होंने शुरू में कह दिया होता आरंभ में कि भाई मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे केवल जन स्वराज को लड़वाना है, तब तो जो मोमेंटम था वो यथावत होता। लेकिन उनके चुनाव न लड़ने की जो निर्णय है, वहां से जन स्वराज का मोमेंटम फीका पड़ा है। तो उस परिस्थिति में ऐसा प्रतीत होता, और जैसा मैंने कहा था कि 16.5% वोट ही शेयर जो है वो ऐसे बचे हैं जहां पे सबकी निगाह होगी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जन स्वराज 5 से 7% तक वोट लाएगी। अगर जन स्वराज ने बहुत अच्छा किया तो 7 से 10% तक वोट लाएगी। सीटों की संख्या जन स्वराज की 2 से 3 होगी, और अगर जन स्वराज बहुत अच्छा करती है तो 8 से 10 होगी। इससे ऊपर की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। अब आता है महागठबंधन, कि महागठबंधन का परिणाम कैसा रहेगा। तो महागठबंधन में जो वामपंथी हैं, जो लेफ्ट फ्रंट है उनका, सीपीआईएमएल, सीपीआईएम और सीपीएम, उनकी सीटें पिछले चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में 16 थी, वो घट करके 10 से नीचे जा सकती हैं। बहुत अच्छे प्रदर्शन पे वो 10 तक जा सकती हैं। बात है कांग्रेस की, तो कांग्रेस इस चुनाव में उदासीन दिख रही है। कांग्रेस दहाई अंक में पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही है, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस को 6 से 7 सीट मिलने का अनुमान है, और यदि कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया तो 8 से 9 सीटें मिलेंगी। अब आता है राजद, आरजेडी। आरजेडी को 30 से 35 सीटें मिलने का अनुमान है, और अगर आरजेडी बहुत अच्छा करती है
तो 45 से 50 सीटों तक जा सकती हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो महागठबंधन को 42 से 50 सीटें मिल सकती हैं, और अगर महागठबंधन अगर डैमेज कंट्रोल अच्छा करती है, माइक्रो मैनेजमेंट अच्छा करती है, तो 60 से 70 सीटें जीत सकती है। जो स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, इंडिपेंडेंट्स और अदर्स, उनको मिलाकर के 2 से 5 सीटें हो सकती हैं, और अगर इनका प्रदर्शन अच्छा होता है तो ये 5 से 8 सीटें हो सकती हैं। जहां तक प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो भाजपा के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है। एनडीए के पास नीतीश को छोड़ करके दूसरा कोई चेहरा ऐसा नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सके। तो अगर एक बात कहा जाए, बॉटम लाइन में कहा जाए कि बिहार में काबा, तो बिहार में फिर से नीतीश कुमार बा, 10वीं बार नीतीश कुमार। मिलते हैं अगले अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद।